Good morning, all of you children. Today, I am going to explain about the conditions for combustion. Children, before this video, I have discussed combustion and also the names of conditions of combustion. कंबसन के लिए जो कंडीशंस है उसका नेम तो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में डाले हैं कि कंबसन के लिए इट इज नेसेसरी फ्यूल्स मस्ट है प्रेजेंट रहना, फ्यूल्स का रहना। सोचो फ्यूल्स क्या होती है, आपको हम किए हैं डिस्कशन। आप अगर हम बोल रहे हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस थिंग्स तो आप सोच रहे होंगे एलपीजी गैस के बारे में, सीएनजी गैस के बारे में, कोल के बारे में। आप गोईठा बोलते हो, उसी को उपला कहा जाता है, उसी को काव डंग केक कहा जाता है। बायोमास के बारे में सोच रहे होंगे, बायोगैस के बारे में सोच रहे होंगे। ऑल दीज नॉन एज फ्यूल्स और कंबस्टेबल सब्सटेंस आई हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस वीडियो। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। सेकंड बताए थे कंडीशन सपोर्टर ऑफ कंबसन। कंबसन के लिए ये मस्ट है क्या चीज़? सपोर्टर ऑफ कंबसन। कंबसन का जो एक केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन नो वन कंबसन हैपेंस, कैन हैपन। एक भी नहीं हो सकता है। किसके एब्सेंट में? कंबसन का जो सपोर्टर है उसके एब्सेंट में। अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, सपोर्टर भी है कंबसन का, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। और आपको हम बताए थे कि कंबस्टेबल सब्सटेंस अदरवाइज थिंग्स को बर्निंग के लिए, कंबसन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होती है उसको लाना पड़ता है नॉर्मल स्टेज से। जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको नॉर्मल स्टेट से लाना पड़ता है एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जरूरी है कि आप बाहर से उसको दो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब क्या? हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को कंबस्टेबल सब्सटेंस गेन करके आ जाएगा नॉर्मल स्टेट से कहाँ? एक्साइटेड स्टेट पर। और वो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो मॉलिक्यूल्स आपको फ्री एटम में कन्वर्ट होगा। और फ्री एटम्स जितने भी हैं उस केमिकल रीजन में फिर रीअरेंज होगा। रीअरेंज और रीअरेंज किसका? एटम्स का। और फिर न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो न्यू मॉलिक्यूल्स बनेगा उसका एनर्जी लेवल, जिसे आप प्रोडक्ट कहते हो, उसका एनर्जी लेवल आप जो कंबस्टेबल सब्सटेंस लिए हो उसके एनर्जी लेवल से क्या होती है? लो होती है। तो कहोगे सर यहाँ पर तो एनर्जी चेंजिंग हो गया। आप जो सब्सटेंस लिए हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस एलपीजी, O2 दिए इग्निशन टेम्परेचर, तब तो एलपीजी गैस का जो कंपोनेंट्स है और ये O2 ये हायर एनर्जी स्टेट में है। और आप बोले हैं कि सर ये नॉर्मल स्टेट से आएगा एक्साइटेड स्टेट में। हीट देने पर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर मॉलिक्यूल्स टूट करके आएगा आपको फ्री स्टेट में। मॉलिक्यूल टूटेगा और वो आएगा फ्री स्टेट में उसका एटम। एटम फिर रीअरेंज होगा। अब क्या बनाएगा? CO2 H2O और साथ में रिलीज होगा हीट एंड लाइट। अब ये हीट एंड लाइट तो आप कहे कि ये तो हायर एनर्जी स्टेट पर है आपका जो रिएक्टेंट, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो लिया गया, और साथ में आप हीट भी दिए हैं। और जो बना है सब्सटेंस वो है लोअर एनर्जी स्टेट में। तब तो एनर्जी डिफरेंस आ गया ना। वही एनर्जी डिफरेंस आपको हीट के रूप में और लाइट के रूप में रेडिएट हो जाती है। इतना भी आप समझ जाते हो कि कंबसन में कहाँ से आती है हीट एंड लाइट। अब जैसे यहाँ पर है आपको एलपीजी गैस O2 है और साथ में दिया गया इग्निशन टेम्परेचर।
आपको तो हम बोले थे ये 2 रहेगा और इग्निशन टेम्परेचर आप नहीं दोगे, इसको हीट नहीं दोगे तो वो नॉर्मल स्टेट से नहीं आएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो फिर एटम्स का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और नहीं बनेगा प्रोडक्ट और साथ में नहीं रिलीज होगा हीट एंड लाइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट देते हैं किसको, कंबस्टेबल सब्सटेंस को, ताकि वो इस हीट को एब्जॉर्ब करके आपको चला जाए कहाँ से कहाँ, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस नॉर्मल स्टेट से कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में। और जैसे ही पहुंचेगा वो एक्साइटेड स्टेट में, मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट है एटम्स, उस एटम के बीच जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड जो एटम को होल्ड करके रखा है, वो बॉन्ड टूटता है, बनता है फ्री एटम, और तत्क्षण उसी समय फ्री एटम रीअरेंज करके बनाता है प्रोडक्ट, जो आपको जैसे CO2 है, H2O है। तो जो मॉलिक्यूल्स आप लिए हो, उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम था उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, एनर्जी दिए भी है हम लोग, हीट एनर्जी। तो वहां पर तो कहेंगे एक्सेस हीट है ना, हायर एनर्जी स्टेट में है आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस, और जो प्रोडक्ट बना वो लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसका रेडिएशन हो रहा है आपको हीट और लाइट के रूप में। लेकिन कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि कंबसन में कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी दे रहे हैं, लेकिन कंबसन का जो सपोर्टर है जैसे ऑक्सीजन गैस, अगर उसकी क्वांटिटी कम है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में आपका जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो कंप्लीट उसकी बर्निंग नहीं होती है, जिससे कुछ पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर LPG गैस है और लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो चांसेस है आपको क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, हीट एंड लाइट, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। अब ये उस चूल्हा जो है उसके आसपास काम करती है महिलाएं, और उसके बच्चे उसके आसपास रहते हैं। ये CO गैस जो बनेगा तो वो फिर उसके इंस्पिरेशन के द्वारा, रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा उसके अंदर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन से रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है विस्कोस सब्सटेंस, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, जो ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे आपका हार्ट भी फेल कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं पॉइजनस गैस, ऐसा ही कुछ होता है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन हो गया सपोर्टर ऑफ कंबसन, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर है सफिशिएंट अमाउंट में, अगर O2 है तो बनेगा CO2, वाटर वेपर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, CO2, और साथ में निकलेगा आपको हीट प्लस लाइट। चिल्ड्रेन यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, जो आपका ये कार्बन है और ये O2 गैस, इसको आप दे रहे हो इग्निशन टेम्परेचर पर ला रहे हो, क्यों, इसलिए कि कार्बन का एटम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स नॉर्मल स्टेट से कहाँ जाए, एक्साइटेड स्टेट में। तो फिर कोल से ये कार्बन फ्री होगा एटम, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो 2 एटम है उसके बीच जो केमिकल बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो, बनेगा फ्री एटम्स, और वो फ्री एटम्स रीअरेंज होगा तो क्या बनेगा, CO2। अब यहाँ पर इसका जो एनर्जी लेवल है हाई, और जो बना है प्रोडक्ट उसका एनर्जी लेवल लो, तो एनर्जी डिफरेंस आया, जो एनर्जी किसके रूप में रेडिएट होती है, हीट के रूप में और लाइट के रूप में। इसी में वही है कंबस्टेबल सब्सटेंस, कार्बन, ऑक्सीजन जो सपोर्टर है कंबसन का, लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन गैस है तो फिर बनेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाटर तो बनेगा नहीं, हम बार बार लिख दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और प्लस हीट और लाइट। चिल्ड्रेन यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया था H2O, लेकिन वो होगा नहीं, क्या होगा, कार्बन यहाँ पर डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट प्लस लाइट। ये पॉइजनस गैस है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस गैस है। तो क्या समझे चिल्ड्रंस, कंबसन के लिए
पहला कंबस्टेबल सब्सटेंस बहुत जरूरी है, दूसरा आपको सपोर्टर ऑफ कंबसन, और तीसरा आपको इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होती है कि आप कंबस्टेबल सब्सटेंस और सपोर्टर है तो उतना टेम्परेचर अवश्य दीजिए जितना पर वो कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट कर दे, जलना प्रारंभ कर दे। उतना तो आपको मिनिमम टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। उससे एबव टेम्परेचर देते हो तो और ठीक है, होगा केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में क्या निकलेगा, हीट एंड लाइट। तो यहां पर यह क्लियर हो गया इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट टू बर्न is known as ignition temperature. Different substances, different combustible substance का different ignition temperature होती है। आप जब सुनोगे तो पता चलेगा, जैसे व्हाइट फास्फोरस आप जानते हो ना, व्हाइट फास्फोरस का ignition temperature होती है 30 डिग्री सेल्सियस। मई के महीना में, जून के महीना में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही रहता है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और व्हाइट फास्फोरस अगर आ गया एयर में, तो उसको फिर मैच स्टिक से बर्न करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बर्न कर जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर का ही टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाइट फास्फोरस हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस, एयर में ऑक्सीजन है ही, और एयर का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। उसी टेम्परेचर पर आपका है एयर का 40 डिग्री सेल्सियस, इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये स्टार्ट करेगा बर्निंग। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट फास्फोरस को वाटर में डाल के रखते हैं, कोल्ड वाटर में। खास करके जो समर सीजन जो होती है उसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस से मोर होती है, इसलिए रखना पड़ता है उसको कोल्ड वाटर में। आप रेड फास्फोरस का नाम सुने होंगे, रेड फास्फोरस का होता है 260 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर। रेड फास्फोरस भी होती है कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी है सपोर्टर, और जब तक उसके आसपास या उसमें टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा उसका 260 डिग्री सेल्सियस, तब तक रेड फास्फोरस आपको बर्निंग स्टार्ट नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे मैच स्टिक में जो आपका रहता है रेड फास्फोरस, तो उसको जब हम लोग क्या करते हैं, रबिंग करते हैं रफ सरफेस पर, तो उस रबिंग से उसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, जिससे जो कांटेक्ट में सरफेस है उसको मिल जाता है टेम्परेचर कितना, 260 डिग्री सेल्सियस, और उसके कारण वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट करता है, बर्निंग। वो रेड फास्फोरस है, वो जो एक बार दोबारा हम लोग मारते हैं उसके रबिंग करने से उसके कांटेक्ट एरिया में आ जाता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है और वो गेन कर लेता है कौन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, जिसके कारण उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। अर्थ ये निकलता है कि अगर मेरा फ्यूल्स है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सपोर्टर ऑफ कंबसन है, ऑक्सीजन गैस, इग्निशन टेम्परेचर है, अगर आपको ठीक है कंट्रोलिंग सिचुएशन में सारा सिस्टम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है ना कि फायर ऐसे जगह पर कैच कर लेता है जहां पर अनवांटेड प्लेस पर, जहां जरूरत ही नहीं है वहां पर आग पकड़ लेती है, फायर कैच कर लेता है। तो आप चाहोगे उस फायर को स्टॉप करना, तो ब्रेन में आएगा कि ये कंबसन का प्रोसेस है, और सर बताए हैं कि इस तीन में से कंबस्टेबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, इस तीन में से कोई एक वहां से रिमूव कर दोगे तो कंबसन विल स्टॉप। तो आप क्या सोचोगे, मान लो कि तुमको आग लग गया पेट्रोलियम सब्सटेंस से, तो कहोगे सर या तो पेट्रोलियम सब्सटेंस को हटाएंगे वहां से, मुश्किल है हटाना, सर एयर से ऑक्सीजन को भी नहीं हटा सकते हैं, तो क्या करोगे, मन में आएगा सर इसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देंगे। तो तुम क्या करोगे, वहां पर क्या करोगे, आप वाटर डालोगे, वाटर डालोगे तो वाटर का डेंसिटी हाई होती है किसके रिस्पेक्ट में, ऑयल के रिस्पेक्ट में, तो आपको पेट्रोलियम सब्सटेंस और वाटर के सरफेस के ऊपर में फैल जाएगा, तो फायर आग आपको और तेजी से फैल जाएगा। तो आप वाटर नहीं डाल सकते हैं वहां पर। अगर पेट्रोलियम सब्सटेंस से आग पकड़ लिया तो आपको
अगर पानी डालते हो हाई डेंसिटी के कारण आपको वाटर जाएगा नीचे और ऊपर में और आ जाएगा ऑयल, तो फायर और स्प्रेड आउट, तो आप नहीं करेंगे। तो वहां पर उपाय है कि आप क्या कीजिए, जो कंबसन का जो सपोर्टर है ऑक्सीजन, उसको तो रोक सकते हैं। पहले बोले थे कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन रोकने का उपाय है। आप सुने होइएगा फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशमन यंत्र। ऐसा भी अग्निशमन यंत्र होती है जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है तो CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस। क्या करेंगे, जहां पर मान लो पेट्रोलियम सब्सटेंस में आग पकड़ लिया है, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स की हेल्प से हम लोग CO2 गैस उस पेट्रोलियम सब्सटेंस के ऊपर में एक आवरण बना देंगे, एक लेयर, जिससे अंदर में उस लेयर के इनसाइड जो ऑक्सीजन होगा उसके प्रेजेंस में जो पेट्रोलियम सब्सटेंस को जलना होगा, बर्निंग करना होगा, बर्न करेगा। लेकिन CO2 गैस चूंकि एयर से कुछ भारी होती है, अगर वो कंप्लीटली प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है तो एयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसका कांटेक्ट नहीं होने देगा, जिससे आपका पेट्रोलियम सब्सटेंस का बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। इसलिए जब भी पेट्रोलियम सब्सटेंस का आग पकड़ ले, फायर हो जाए, तो वहां पर नहीं यूज कीजिएगा वाटर, नहीं तो आपको आग और फायर स्प्रेडिंग आउट ओवर द वाटर सरफेस प्रॉब्लम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ ले, क्या करोगे बताओ? अब ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ लिया, कहोगे सर जलने वाला जो सब्सटेंस है, कंबस्टेबल सब्सटेंस, उसको हटा लेंगे। अरे यार वहां पर इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़े हुए हैं, अगर आप जाते हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का संभावना है ना, इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आप बर्न कर जाओगे, आप भी जल जाओगे। तो क्या करना होगा? मन में होगा वाटर डाल देंगे, घर में उपलब्ध रहती है वाटर। नहीं, जब भी इलेक्ट्रिक करंट से आग पकड़े तो वाटर नहीं डालना है, क्योंकि वाटर में बहुत सारा कॉमन साल्ट होती है, बहुत सारा साल्ट प्रेजेंट होता है। कॉमन साल्ट की साल्ट प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। तो आप जब पानी डालोगे तो करंट और फैलेगा, आप तक करंट आ सकता है उस वाटर के स्ट्रीम की हेल्प से, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो कहोगे सर जलने वाले सब्सटेंस को भी नहीं हटा सकते हैं और वाटर भी नहीं डाल सकते हैं, तो क्या उपाय होगा? उपाय होगा कि वाटर डाल करके इग्निशन टेम्परेचर न कम करते तो कंबसन का प्रोसेस बंद हो जाता। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, या नहीं तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में सेंड का भी यूज होता है। मान लीजिए आग पकड़ लिया है, उपलब्ध नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 गैस रिलीज करता है, तो सेंड है ना आपके पास, सेंड पूछते हैं ना, बालू लीजिए, बाल्टिन में बालू, और जहां पर आग पकड़ रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तो एयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसका कांटेक्ट उस सब्सटेंस से जो जल रहा है उससे नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ रखा है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़े तो वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि प्योर वाटर तो ठीक है, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन हमारे अगल बगल में तालाब में, पोखर में, रिवर में जो वाटर है उसमें साल्ट प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो होती है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो ऐसे सिचुएशन में वाटर प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो क्या समझे, दो आ गया बात, जब भी पेट्रोलियम सब्सटेंस में आग पकड़े तो वाटर का प्रयोग नहीं करना है। मन में आएगा आपको वाटर, नहीं डालिएगा, उसकी डेंसिटी हाई होती है, नीचे आ जाएगा वाटर, ऊपर आ जाएगा ऑयल और फैल जाएगा, आग तेजी से फैल जाएगा, पकड़ लेगा। इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़े, वाटर नहीं डालना है, वाटर में जो प्रेजेंट होती है साल्ट, उसके कारण वो गुड कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहती है। तो ये काम नहीं करना है। तो कहोगे सर कहीं पर कारपेट में आग पकड़ लिया, वहां क्या कीजिएगा, पानी डाल दीजिए ना, वो क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगा, क्योंकि जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहेगा तब तक फ्यूल जलेगा नहीं। पानी डाल दीजिए, वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो कंबसन रुक जाएगी। लकड़ी में आग पकड़ लिया, वुड में आग पकड़ लिया, फायर आप चाहते हो बुझाना, माँ देखते हो ना घर में माँ क्या करती है, पानी डाल देती है, बिल्कुल ठीक है। पानी डालने से वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि जो और आग फैल जाएगा। क्या होगा, लकड़ी जलने वाला रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, लेकिन जिस टेम्परेचर के कारण वहां पर वो आग पकड़ रखा था, फायर था, वो टेम्परेचर हो जाएगा लो। चूंकि वाटर की टेम्परेचर लो होती है तो हीट ट्रांसफर होगा आपको
उस कंबस्टेबल रीजन से किधर वाटर में, तो वहाँ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लेस कर जाएगा, इन्हें की इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर तो जो है वो फिक्स है उस फ्यूल्स का, लेकिन उस रीजन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और आपको बोले हैं कि फ्यूल्स को जब तक नहीं मिलेगा इग्निशन टेम्परेचर, तब तक वो बर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू करता ही नहीं है। तो क्लियर हो गया कि जब भी फायर हो कहीं पर, आप चाहते हो कंबसन के प्रोसेस को रोकना, तो जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसके नेचर को थोड़ा सा समझ लेना है। जो ऐसा नहीं तो वाटर डालने पर वो और फैल जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए ना, ये सब समझ लेना है। या फिर ऐसा भी सोच लेंगे कि कुछ ऐसा काम ना करने की वो आपको और डेंजरस हो जाए, तो तीन में से किसी एक को करना है एब्सेंट। या तो कंबस्टेबल सब्सटेंस को ही हटा देंगे, या सपोर्टर को ही हटा देंगे, या नहीं तो इग्निशन टेम्परेचर को लेस करने वाला कोई सिस्टम है तो वही लेस कर देंगे। इस प्रकार आपका ये है कंडीशंस फॉर कंबसन, और इस पर पूरा फोकस करके आप तैयार कर लोगे। बहुत सारा बात हम बोले हैं, उसको सुनना है ठीक से और सोचना है, और तब इस डिसीजन पर आप पहुंचिए। ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ना, जो कंडीशन फॉर कंबसन, क्या क्या कंबसन के लिए कंडीशन है, इस तीन में से किसी एक को रोक देने से मेरा फायर स्टॉप हो जाता है। तो अब अगले वीडियो में कंबसन्स का टाइप चलेगा, उसके आगे हम लोग लर्न करेंगे। तो हम फिर इस वीडियो के बाद आई विल सी यू अगेन आफ्टर दिस वीडियो।